नमस्कार दोस्तों। पंचायती राज का ये दूसरा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि पंचायती राज एक्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में पार्ट 9 जोड़कर भारतीय संविधान में इसे तैयार किया गया था। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसमें 16 अनुच्छेद जोड़े गए और इसके साथ 11वीं अनुसूची जोड़कर इसमें 29 कार्य इसको सौंपे गए थे और ये 29 कार्यों को पंचायतें कर सकती हैं। 24 अप्रैल 1993 को वर्तमान में जो पंचायती राज एक्ट है वो 24 अप्रैल 1993 में आया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा 17 राज्यों के अनुसमर्थन से, और इसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 पर भी है। अगर इतिहास में जाएं तो राजस्थान में पहली बार पंचायती राज को लागू किया गया था नागौर जिले में, और इसको पंचायती राज को आज जो वर्तमान अमली जामा है इसको पहनाने के लिए विभिन्न समितियां अपना काम करती रहीं। स्वतंत्रता के बाद बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, ये पुरानी समितियां हैं। बलवंत राय मेहता समिति के 1957 में जो गठित हुई थी और 57 के लास्ट में जो दिसंबर में इसने रिपोर्ट दी थी, इसी के आधार पर राजस्थान में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। आज जिस परिवेश में आप काम कर रह रहे हैं, पंचायती राज को देख रहे हैं, पंचायती राज के अंतर्गत आप अपने जिले और इंटरमीडिएट लेवल पर विकासखंड और ग्राम पंचायतों में जो काम देखते हैं वो LM सिंघवी कमेटी, थुंगन कमेटी और गाडगिल कमेटी के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन पर आधारित है। कल मैंने इन तीनों के बारे में संक्षेप में बताया था। आज अब बात करते हैं कि पंचायती राज की विशेषताएं क्या हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी भी परीक्षा, इसको मत सोचिएगा कि आप किसी पर्टिकुलर परीक्षा के लिए है। पंचायती राज से प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में आता है, चाहे वो कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो और चाहे वो IAS मेंस हो। सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, आसान नहीं होते हैं, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। हम उसको सोचते हैं बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ पर टिपिकल हो जाता है। तो आप सबसे पहले मैं बता दूं कि साइलेंट फीचर ऑफ द पंचायती राज, तो इन हेडिंग को याद कर लीजिएगा तो आपको एक एक शब्द याद आ जाएगा। ग्राम सभा, संविधान के 243 में ही ग्राम सभा के बारे में कह दिया गया है, उसमें परिभाषाएं कही है, और 243A में ग्राम सभा के बारे में कहा है। और ये कहा है कि ग्राम सभा को परिभाषित करते हुए कहा कि पंचायत, जो आपकी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का जो भी परिसीमन है, सीमा रेखा है, उसमें जितने भी लोग मतदान के अधिकारी होंगे, यानी कि जिनकी 18 साल की आयु पूरी हो गई है, उनसे जो निर्वाचन नामावली बनेगी वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। और ग्राम सभा का काम वह होगा जो राज्य सरकार निर्धारित करे। संविधान में तो हमारे ये लिख दिया गया है कि 18 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिसकी नाम निर्वाचनवली में वोटिंग सूची में जिनका नाम है, उनसे मिलकर ग्राम सभा बनेगी। हमारे राज्य में ग्राम सभा के कार्यों में ग्राम पंचायत जो भी नीति निर्धारण करेगी उसका अप्रूवल ग्राम सभा देती है, और ग्राम सभा ही एक प्रकार से गांव के, ग्रामीण के, ग्राम पंचायत के नीति का निर्धारण करती है, उसके अनुसार ही फिर काम होता है। तो ये हो गया ग्राम सभा। दूसरी विशेषता 3 टियर सिस्टम। हमारे पंचायती राज की व्यवस्था 3 टियर सिस्टम है, 3 स्तरीय व्यवस्था है। 3 स्तरीय व्यवस्था का मतलब ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला पंचायत। तो 3 आपके व्यवस्थाएं हैं और ये तीनों व्यवस्थाएं 29 कार्यों को करते हैं। तीसरा, इलेक्शन ऑफ द मेंबर एंड चेयरमैन। जो संविधान में लिखा गया है वो मैं अलग बताऊंगा, और जो कि राज्यों की विधानसभा पे छोड़ दिया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, वो अलग बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। जो संविधान लिखा हुआ है उसको ध्यान रखिएगा। इलेक्शन ऑफ द मेंबर एंड चेयरमैन, इन्होंने कहा है कि जो तीनों स्तर है, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर,
जिसका मुखिया ब्लॉक प्रमुख आप सुनते हैं, और जिला पंचायत जिला स्तर पर जिसका अधिकारी आप सुनते हैं जिला पंचायत का अध्यक्ष। ठीक है। तो जो ये ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला पंचायत है, इसके जो मेंबर हैं, आप अगर सरकारी कर्मचारी तो आप देखते हैं कि आप वोट डालने जाते हैं तो आपको 3 तो आपको ये मत पत्र मिलते हैं, और साथ साथ 2 मत पत्र और मिलते हैं। एक तो आपको मिलता है वार्ड मेंबर को चुनने का, और एक मिलता है ग्राम प्रधान को चुनने का। तो 5 आपको मत पत्र मिलते हैं, उनको आप उसमें आप लगवाते हैं मोहर और वोट डलवाते हैं। और जो भी आप सामान्य परीक्षाओं को जो दे रहे हैं और जो अभी किसी शासकीय सेवा में नहीं है, 18 साल के ऊपर के मतदाता हैं, तो आप ध्यान रखिएगा और देखिएगा, याद कीजिएगा कि जब आप ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो आपको 5 मत पत्र मिलते हैं या 5 वोट डालने पड़ते हैं। तो लेकिन ये संविधान में 3 का तो 100% कहा गया है कि ये आपको करना पड़ेगा। तीनों लेवल पर जो मेंबर चुने जाते हैं, मेंबर चुने जाने का आशय ये है, ग्राम पंचायत लेवल पर वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, उनको आप वोट डालते हैं डायरेक्ट। दूसरा, आप पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर मेंबर चुने जाते हैं, ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं उनका आप चुनाव करते हैं। तीसरा, आप जिला पंचायत के मेंबर का चुनाव करते हैं। ये 3 मेंबरों का चुनाव, तीनों सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है। और पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। नोट कर लीजिएगा, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि जो इलेक्टोरल बॉडी में 18 साल से ऊपर के मतदाता है वो वोट नहीं डालते। किसके किसके में? ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के में, क्योंकि हमारे संविधान में दिया है कि ये दोनों अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे। अब आता है ग्राम प्रधान। जिला पंचायत के ग्राम पंचायत के प्रमुख, जिसे प्रधान कहते हैं, कहीं मुखिया कहते हैं, अलग अलग नाम, कहीं सरपंच कहते हैं, तो अलग अलग नाम है। लेकिन ग्राम प्रधान का जो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है, उसके निर्वाचन के लिए संविधान ने राज्यों पर छोड़ दिया है। राज्य अपने आप नियम बनाएंगे कि इनका निर्वाचन कैसा होगा। उत्तर प्रदेश में इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, यानी कि वो मतदाता जो क्या मतदाता सूची में जिनका नाम है और 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पद हैं जिनको हम सीधे चुनते हैं, तो आप कहीं लिखिए, ग्राम पंचायत का मुखिया यानी कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के वार्ड के सदस्य यानी ग्राम पंचायत के सदस्य, तीसरा आपका पंचायत समिति के सदस्य यानी ब्लॉक के सदस्य, और चौथा आपका जिला पंचायत का आपका सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य हो गए। तो ये लोग सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है। अब आता है रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स। हमारे संविधान में कहा गया है कि SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उनके आबादी के प्रोपोर्शन में उनको आरक्षण दिया जाएगा। ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 243 से 243 ओ जोड़ा गया है, उसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा। अब ध्यान रहे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उन्होंने छोड़ दिया विधानसभा पर, जिला की राज्य की विधायिका पर। तो हमारे उत्तर प्रदेश में OBC को भी दिया गया। तो ध्यान रहे, संविधान में केवल लिखा गया है, पंचायती राज एक्ट के अधीन जो कानून बना था उसमें SC ST के रिजर्वेशन की बात किया गया है। OBC एवं अन्य के रिजर्वेशन को देना है या नहीं देना है, ये विधानसभा से कहा कि आप कानून बनाइएगा। हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने कानून बनाया कि OBC को भी आरक्षण दिया जाएगा। अब आता है ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत। पंचायत की अवधि 5 साल की होगी। एक बार जब त्रिस्तरीय चुनाव होंगे, जिसे हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश पंच स्थानीय चुनाव कहते हैं,
अगर पंच स्थानीय चुनाव होंगे तो हम इसमें इनकी सभी की अवधि जो है 5 वर्ष की होगी। अगर 5 साल से पहले मान लीजिए वो स्थिति आती है कि वो संस्था भंग हो जाती है, जनता का समर्थन नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? तो इसमें ये लिखा है कि 6 माह के अंदर नए चुनाव कराने पड़ेंगे। यदि उस पंचायत की जो शेष अवधि बची है वो 6 महीने से कम नहीं है, तो अगर कम है 6 महीने से तो फिर नया चुनाव नहीं होगा। मान लीजिए कि 5 साल का अवधि होती है, 4 साल बाद उसको जनता का समर्थन नहीं रहता, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके वो पंचायत अपना विश्वास खो देती है, तो चुनाव में जाना पड़ेगा फिर से। कितने समय के लिए? शेष अवधि के लिए। ये नहीं कि 5 साल की फिर से चुनाव होगा, उस शेष अवधि के लिए उस क्षेत्र में, उस पंचायत में चुनाव होगा। और मान लीजिए 4.5 साल पूरे कर चुकी है और तब अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है और विश्वास खत्म हो जाता है, तो चुनाव नहीं होगा। फिर जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, पूरी पंचायत का जब चुनाव होगा तब उसके साथ चुनाव होगा। तो आप ड्यूरेशन ऑफ पंचायत समझ गए, इसका ड्यूरेशन है 5 साल का। अगर उससे पहले भंग हो जाती है पंचायत तो आपको चुनाव 6 महीने के अंदर कराना पड़ेगा। डिस्क्वालिफिकेशन में जो लोग 21 वर्ष से कम हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ध्यान रहे, हमारे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की आयु निर्धारित है, लेकिन आपका पंचायत का किसी भी सदस्य हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, अध्यक्ष हो, इनके चुनाव लड़ने के लिए आयु 21 वर्ष निर्धारित है। अगर 21 वर्ष से नीचे नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसके लिए अलग से एक स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है। हमारे संविधान में ही इसकी स्थापना कर दी गई है और ये 243K में लिखा हुआ है, कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन 243K जो अनुच्छेद है आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होगा? ये आपके जो मैंने बताया, ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य और उसके आपके अध्यक्ष, इनका निर्वाचन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति गवर्नर करते हैं, उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है, इसका उद्देश्य पंचायती राज का चुनाव करना है। लेकिन बहुत अच्छी तरह दिमाग रख लेना दिमाग में, और ये अच्छी तरह से याद रख लेना कि इसकी नियुक्ति तो राज्य करता है, गवर्नर करते हैं, लेकिन इनको गवर्नर साहब हटा नहीं सकते। इनको हटाने की वही प्रक्रिया है जो उस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, यानी कि महाभियोग। नोट कर लीजिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर है उसको भी हटाने की वही प्रक्रिया है पद से, जो प्रक्रिया हाई कोर्ट के जजेस की होती है, यानी कि इम्पीचमेंट मोशन। अगला है पावर एंड फंक्शन। इसको पावर एंड फंक्शन में आपको मैंने बताया था कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 11वीं अनुसूची जोड़कर 29 काम दिए गए हैं। उन 29 कामों को ये कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के काम कर सकते हैं, लैंड इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, फिशरीज का काम कर सकते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकते हैं अपने गाँव में, खादी विलेज कटेज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर, ये सारा रोड बना सकते हैं, बिजली लगवा सकते हैं, आपका गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला सकते हैं, लाइब्रेरीज स्थापित कर सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मार्केट हाट फेयर लगा सकते हैं, महिला कल्याण के बारे में, बच्चों के कल्याण के बारे में कोई कार्यक्रम चला सकते हैं, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला सकते हैं जो सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है, और कोई भी गांव की संपत्ति है उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो 29 काम बताए गए हैं 11वीं अनुसूची में। याद रखिएगा कि कितने काम कर सकता है ये 29 काम कर सकता है। कहाँ लिखा गया है? भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 काम लिखे गए हैं। ठीक है, अब आता है फाइनेंसेस।
इनको पैसा कैसे मिलेगा, पैसे का इनको ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों और आपका पंचायत समिति को पैसे कहाँ से मिलेगा, वित्त की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। तो इसके लिए संविधान में लिख दिया गया है कि एक राज्य वित्त आयोग का गठन होगा और वो राज्य वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में राज्यपाल महोदय करेंगे। तो ये पैसे के बंटवारे के बारे में बताएगा कि पैसा कहाँ से मिलना है। अगले वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। ये 243I में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा 243I। फाइनेंस कमीशन हो गया। फाइनेंस कमीशन के बारे में 50 वर्ष में आता है क्वेश्चन, तो इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। ऑडिट एंड अकाउंट्स जो आप खर्चा करेंगे पंचायतों का, लेखों का निरीक्षण परीक्षण कौन करेगा, तो इसकी व्यवस्था कर दिया गया। संविधान ने कह दिया है, एक्ट ने कह दिया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा कि ये राज्य की विधायिका निर्णय लेगी। तो ये विधायिका के पास चला गया है, ये कंपलसरी वर्क नहीं है। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर पंचायती राज लागू नहीं होता है, तो आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत आता है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज दिल्ली को छोड़कर, ठीक है। और शेड्यूल्ड एरिया जो 5वें 6वें अनुसूची में जो ट्राइबल इलाके हैं उनको छोड़कर हर जगह लागू होता है। अगले वीडियो में इसके तृतीय पार्ट में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो चाहे किसी भी लेवल कर रहे हो, आपके पुलिस कांस्टेबल से लेकर IAS मेंस तक की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबको आप इसको शेयर कीजिए। सबके लिए उपयोगी होगा, लाभदायी होगा, क्योंकि ये बहुत ही अनुभव के आधार पर ये आपकी क्लास ली जा रही है। धन्यवाद।